हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर हम लोग जो है अभी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों का होने वाला है। एक एक चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए किसी भी चीज़ों को। अगर आप जितना ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा तरीका से क्लास जो है समझ में आएगा, अच्छा तरीका से जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा और ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो एकदम ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रकाशीय माध्यम के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर प्रकाश के गमन के हिसाब से यानी कि प्रकाश, देखिए दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन कुछ वस्तु ऐसी है जिससे प्रकाश आर पार निकल पाती है, कुछ वस्तु ऐसी है जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती हैं, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिससे आधा प्रकाश, जैसे अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो आधा प्रकाश बाहर निकल पाएगी और आधा नहीं निकल पाएगी। तो इसके हिसाब से 3 प्रकार की वस्तुएं जो है हो गई प्रकाश के गमन के हिसाब से। ठीक, उसमें जो सबसे पहला वस्तु है उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम, या फिर पारदर्शी वस्तु भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आज कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। आपको कहीं पर ये चीज़ें पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं इसके नाम से भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात ये है हम लोग समझने वाले हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि दुनिया की वो सारी की सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश पूरा आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्लैब है कांच का। ये किसका स्लैब है? कांच का स्लैब है। कांच मतलब सर शीशा। ठीक तो अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे। टॉर्च जलाने का सीधा सीधा मतलब है कि लाइट भेजना। क्या करना? लाइट भेजना। अगर आप यहाँ से लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो टॉर्च की लाइटें हैं वो इस साइड से उस साइड पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो सीधी सीधी बातें ये हैं कि वो सारी की सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार निकल जाती हैं उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा कांच, आपका आ जाएगा पानी, आ जाएगा हवा, आ जाएगा। ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। ठीक, तो इसको आप एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण यानी कि पूरा आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी क्या होगा भाई साहब? तो ये पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। अब आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा कभी। सिंपल सी बातें हैं। देखिए, विज्ञान जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और इसे हमें रटना भी नहीं पड़ता है। क्यों जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विज्ञान के अंदर हम अपने ज़िंदगी से संबंधित ही चीज़ें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जो हम लोग जो है ज़िंदगी में देखे हैं, करते हैं, वही चीज़ जो है आपको विज्ञान के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। अभी प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं हमने आपको कांच का उदाहरण दिया, शीशा का, कि कांच से इस साइड से उस साइड जो है प्रकाश निकल जाती है। तो ये क्या है? आपके ज़िंदगी का ही तो एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी का ये हिस्सा है। आपने टॉर्च देखा होगा, आपने टॉर्च में लगा हुआ देखा होगा कि टॉर्च के जो बल्ब होते हैं उसके सामने शीशा लगा होता है। तो वो शीशा पारदर्शी माध्यम है। यही कारण है कि टॉर्च के सामने जो शीशा लगा हुआ है उससे आपका जो प्रकाश है वो बाहर निकल पाता है। तो इसीलिए विज्ञान को अगर आप समझ के पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पारदर्शी माध्यम आप लोगों ने देखा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी दिखाया है। क्या है भाई साहब? ये जो बल्ब होता है भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट है वही लाइट देती है। वही क्या करती है? लाइट देती है। और इसके चारों तरफ क्या है? ये कांच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कांच। तो इस
अंदर से जो प्रकाश है वो बाहर निकल पाती है। वो क्या हो पाती है? बाहर निकल पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कांच है ना ऊपर से लगा हुआ, ये कांच है वो क्या है? पारदर्शी माध्यम है। यही कारण है कि बाहर पूरा लाइट हमें क्या हो पाता है? मिल पाता है। ओके, तो आपने देख लिया एग्जाम्पल के हेल्प से ये भी। अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को क्या करेंगे? सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूरा ध्यान से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं अपारदर्शी माध्यम। क्या पढ़ने वाले सर जी? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब अपारदर्शी माध्यम। जानेंगे कि अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो ये अगर आप लोग पारदर्शी माध्यम समझ गए तो ये अपारदर्शी समझने में कोई भी बड़ी बातें नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप सभी देखें पारदर्शी क्या था, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा पूरा आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी जस्ट उसका उल्टा होगा। वह पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकल पाती है उसे कहेंगे अपारदर्शी। जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं इससे प्रकाश नहीं निकल पाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने एक सीट रख दिया लकड़ी का, ये लकड़ी का सीट है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर टॉर्च जला लो, कुछ भी कर लो, कोई भी लाइट डाल दो, क्या ये आर पार निकल पाएगी? लाइट नहीं निकल पाएगी। सभी के सभी क्या हो जाएगा भाई साहब? ये लकड़ी पर जाके रुक जाएगा, ये उसके उस साइड जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम है, या इसे हम अपारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। इसे हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे जिस माध्यम से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या रटने वाली चीज़ें हैं ये? एकदम नहीं रटने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है। अब तीसरा समझने वाले हैं पारभासी माध्यम। इसको अल्प पारदर्शी माध्यम भी कहा जाता है या अल्प पारदर्शी पदार्थ भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पारभासी माध्यम क्या होता है। तो देखिए हमने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश आर पार निकल पाता है, कुछ ऐसे हैं जिससे एकदम नहीं निकल पाता, पूरा का पूरा रुक जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिससे हल्का हल्का प्रकाश निकल पाएगा, हल्का हल्का नहीं निकल पाएगा। जैसे कि ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मान लीजिए ये सूती कपड़ा का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है ये? सूती कपड़ा, व्हाइट वाला सूती कपड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सर? टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा प्रकाश तो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन हल्का हल्का क्या हो पाएगा? निकल पाएगा। आधा निकल पाएगा और आधा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो सूती कपड़ा हुआ, तेल लगा हुआ कागज हुआ, या घिसा हुआ कांच हुआ, ये सभी के सभी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे माध्यम हैं जिससे होकर प्रकाश पूरा पूरा नहीं निकल पाता है। प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है और कुछ अंश रुक जाता है वहीं पे। तो उसको हम बोलेंगे पारभासी माध्यम। एग्जाम के अंदर कैसे लिखना सर इसे? तो लिखेंगे जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ अंश, प्रकाश का कितना अंश? कुछ अंश बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ अंश बाहर नहीं निकल पाता है, उसे पारभासी माध्यम या अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारभासी माध्यम या अल्प पारदर्शी माध्यम भी इसे कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा, सूती कपड़ा कौन सी सर जी? सूती कपड़ा। देख लीजिए सूती कपड़ा तो ऐसे सभी देखे होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए सूती कपड़ा आपको देखने में लग रहा होगा हल्का हल्का जो है ये ऐसा लग रहा होगा जिससे हाँ आपको भी फीलिंग आता होगा कि नहीं एकदम ये जो अगर यहाँ पर अगर टॉर्च बारा जाए तो ये क्या हो जाएगा? उस साइड टॉर्च का फोकस जरूर जाएगा। इसके बाद तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज का क्या खासियत होता है? अगर आप किसी भी कागज में तेल लगा देते हैं, ये कागज है, अगर अभी इसको क्या करिएगा, कोई कागज लीजिए और किसी बुक पे रखिए तो उस बुक का अक्षर नहीं दिखेगा। लेकिन अब इस कागज में तेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तेल, सरसों का तेल या मिट्टी का तेल, किसी भी चीज़ का तेल लगा दीजिए। तेल से क्या हो गया? कागज भीग गया। अब तेल से भीगा हुआ कागज अगर आप किसी भी बुक पे रखेंगे तो उस बुक का अक्षर दिखने लगेगा। पूरा साफ साफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, आधा आधा दिखेगा। तो तेल लगा हुआ कागज भी अल्प पारदर्शी या पारभासी माध्यम होता है।
और दूसरा घिसा हुआ कांच। दूसरा कौन सा चीज सर? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का क्या मतलब है? ये मान लीजिए किसी का चश्मा है, ठीक, इस चश्मा में अभी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई भी घिसावट नहीं है, तो क्या होगा? इससे पूरा पूरा फ्रेश दिखेगा, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार बहुत अच्छा तरीका से हो पाता है, ठीक। लेकिन आप क्या कीजिए, किसी का चश्मा लीजिए और उस पर स्क्रैच मार दीजिए, स्क्रैच मार दीजिए, किसी गिट्टी उट्टी से क्या कर दीजिए, स्क्रैच मार दीजिए। भाई साहब ऐसा करना नहीं है, नहीं तो पता चला कि आपका जम के पिटाई हो गया। जिसका भी चश्मा आप ऐसा करेंगे तो क्या करेगा? वो आपका कर देगा जम के पिटाई। तो भाई ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देकर के क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आपने क्या कर दिया, इस चश्मा के शीशा को घस दिया, इसी को कहते हैं घिसा हुआ। घस दिया। अब ये चश्मा आप देख पा रहे हैं कि पूरा स्क्रैच आ गया चश्मा के ऊपर। तो अब आप ये चश्मा पहनेंगे तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का हल्का दिखेगा, हल्का हल्का नहीं दिखेगा, धुंधला टाइप हो जाएगा, ठीक। तो घिसा हुआ कांच भी क्या हो गया सर जी? अल्प पारदर्शी माध्यम हो गया, या इसी को ही हम पारभासी माध्यम कहते हैं। तो ये पारभासी माध्यम भी कहलाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, ये एनसीईआरटी के अंदर डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि क्या है। अब जो हम लोग चीज़ें समझने वाले हैं वो है सर जी छाया। वो क्या है? छाया। आप सभी जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि छाया क्या है, नहीं है, ठीक। आप लोगों से अब हम लोग समझने वाले हैं कि छाया क्या है। देखिए, छाया सभी लोगों ने देखा होगा, जानते भी आप होंगे, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पढ़िए, क्या कीजिए, पढ़िए, पढ़ करके अपने बलबूते पर कुछ करिए और करने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि आपका अभी बहुत सारे लोग सहायता करते होंगे, मम्मी पापा फलना चिलना ये वो, और आपको लगता भी होगा कि फलाना हमारा क्या करेगा, सहायता करेगा। कोई नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अंधेरा में जाते हैं ना, तो आपका छाया भी आपका साथ छोड़ देता है। आपने सुना होगा कई बार कि छाया यानी कि परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन याद रखिएगा, आपका परछाई भी जब आप अंधेरा में जाते हैं तो आपका साथ छोड़ देता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि मेरा जो है हेल्प ये वो करेगा या वो करेगा, या फिर हमारा ज़िंदगी इसके सहारे चल जाएगा। किसी के सहारे नहीं चलेगा, आपका ज़िंदगी आपके सहारे ही चलेगा। आप कुछ अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा कीजिए, अपना गुण पैदा कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, ताकि आप आगे जा कर के जो है कुछ अपने दम पर कर सके, ठीक। तो चलो इस सब बातों को रखते साइड में और समझते हैं कि छाया क्या होता है, छाया किसे कहते हैं। देखिए, होता है छाया क्या, देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक लाइट चला देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा हैलोजन टाइप सा आपने क्या कर रखा है, लाइट जला रखा है यहाँ पर, ठीक। ये लाइट यहाँ पर जल रही है, प्रकाश से पूरा एकदम चकाचौंध हो रहा है। प्रकाश पूरा क्या हो रहा है भाई साहब, पूरा चकाचौंध हो रखा है प्रकाश, ठीक। इधर की ओर पूरा जो है चकाचौंध हो रखा है प्रकाश। अब जानिए कि छाया है क्या, छाया बनेगा कैसे, क्या होता है छाया। अभी अगर माना जाए कि ये ज़मीन है, हम 1 मिनट दीजिए आप हमें, बस मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये ज़मीन है, या मान लीजिएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो नीचे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, ये सब हटा दीजिएगा। ये ज़मीन है, तो ये क्या है, ज़मीन जो है, तो ज़मीन अभी पूरा का पूरा क्या हो रहा होगा, प्रकाशमान हो रहा होगा। पूरा का पूरा ये जो ज़मीन का ये सभी के सभी जो भाग है वो पूरा जो है एकदम इसमें जगमगाहट सी होगी, कहीं अंधेरा नाम की चीज़ नहीं होगी, ठीक। अब छाया कैसे बनता है, तो देखिए छाया बनने का प्रोसेस, ज़मीन है और यहाँ पर आप पूरा अच्छा से लाइट जला रखे हैं। अब आप क्या कीजिए, इस प्रकाश के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दीजिए। कौन सा वस्तु, अपारदर्शी वस्तु रख दीजिए। ये मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा, ये क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है। अब अपारदर्शी वस्तु रखने से क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु रखने से क्या होगा कि ये जो वस्तु है, ये क्या करेगा, प्रकाश को रोक लेगा। जितना इसका साइज होगा उतना साइज प्रकाश को क्या कर लेगा, रोक लेगा। और प्रकाश को रोक लेगा तो जितना दूर प्रकाश को रोकेगा उतना इधर क्या हो जाएगा सर, तो उतना इधर जो है ना, एक मिनट
उतना इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, उतना ज़मीन पर क्या छा जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। मान लीजिए कुछ इस टाइप से, इधर उतना क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, ज़मीन पर उतना क्या छा जाएगा सर, अंधेरा छा जाएगा। ये जो अंधेरा छाया किसके कारण छाया, इस वस्तु के कारण छाया। और क्यों छाया, क्योंकि ये जो वस्तु है वो क्या किया, प्रकाश को रोक दिया। अब जितना दूर प्रकाश रुक जाएगा उतना दूर तो इधर अंधेरा हो जाएगा, और इसी अंधेरा स्थान को हम छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। ये जो अंधेरा स्थान है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, छाया बोलते हैं। अब समझिए कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए छाया किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ पर। कहाँ पर, तो प्रकाश के गमन पथ पर, यानी कि जिस होकर प्रकाश जा रही थी उस पथ पर, पथ मतलब रास्ता पर आपने क्या किया, गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती हैं। अपारदर्शी वस्तु वह होती है जिससे प्रकाश नहीं पार कर पाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उसी अंधेरा क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। उसी अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं सर जी, हम लोग छाया कहते हैं। समझ में आया कुछ चीज़ें। और देख सकते हैं यहाँ भी वही हुआ है, इधर से क्या हो रही होगी, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, ठीक, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा होगा, लेकिन ये महाशय बीच में आ गए, ये महाशय क्या हो गए, बीच में आ गए, और जितना दूर, जितना बड़ी था इनका वो उन्होंने क्या कर लिया, प्रकाश की किरण को रोक लिया। अब प्रकाश की किरण को रोक लिया तो इधर क्या बन गया, अंधेरा क्षेत्र बन गया। इधर क्या बन गया, अंधेरा क्षेत्र, और इसी अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही छाया कहते हैं। बोलो समझ में आ गया छाया। अब अगर कोई पूछेगा कि छाया क्या है, किसे कहते, तो आराम से बता देंगे। देखिए इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोगों को, और या फिर आप जानते हैं हम कि सभी जो लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाते हैं इस चैप्टर में, लेकिन अभी तक हम प्रकाश के परावर्तन का चर्चा नहीं किए हैं। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए जितने भी कारक हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी चीज़ हैं, पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। तो हमें तो पढ़ना चाहिए था डायरेक्ट प्रकाश का परावर्तन, लेकिन अभी तक हम प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े हैं। और उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के विवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के विवर्तन। तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, क्या पूछेंगे कि सर प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो जानिए कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। देखिए आप सभी जानते हैं, फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था कि प्रकाश जनरली सरल रेखा में गमन करती हैं, यानी कि सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश क्या होती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में न चल करके प्रकाश कभी कभी मुड़ भी जाती है। प्रकाश कभी कभी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या करा, दिखाया मुड़ करके। तो ऐसे कभी कभी देखा भी गया है कि प्रकाश क्या होती है, मुड़ती भी है। तो देखिए होता क्या है, समझिए। यहाँ पर आप बहुत बड़ा लाइट लगा रखे हैं। मान लो आपके इधर किसी का शादी उदी या पार्टी फंक्शन चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा लाइट है। ये लाइट इधर की ओर क्या हो रहा है, इधर प्रकाशमान हो रहा है। इधर बहुत ज़्यादा प्रकाश फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या फैला हुआ है, प्रकाश फैला हुआ है। अब आपने क्या किया, ये अभी पूरा साफ है, लेकिन आपने क्या किया, आपने किया क्या कि यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। क्या रख दिया, वस्तु, यानी कि छोटा सा, मान लो कि कंकर रख दिया आपने। यहाँ पर एक क्या कर दिया, छोटा सा कंकर आपने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगी सो पता है, क्या होगी सो सीखिए। देखिए जब आप प्रकाश के पथ में, यानी कि प्रकाश के रास्ते में कोई बड़ा चीज़ रखते हैं तो उसका छाया बनता है। तो उसका क्या होता है, छाया बनता है। लेकिन प्रकाश के रास्ते में कोई बहुत ही छोटा सा चीज़ रख दीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि सरसों का दाना है। किसका दाना है, सरसों का दाना। किसका दाना, तो सरसों जानते होंगे ना आप लोग, सरसों का दाना है।
सरसों के दाना इतना छोटा चीज अगर आप रख देंगे किसी हाइड्रोजन के सामने तो उसका छाया नहीं बनेगा, उसका छाया नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि प्रकाश आएगी इधर से, क्या होगी? प्रकाश आएगी और फिर यहाँ पर आने के बाद इसके सरफेस पर ऐसे मुड़ जाएगी, इसके सरफेस पर क्या होगी? ऐसे मुड़ जाएगी। इस यहाँ पर आया प्रकाश और फिर क्या हो गया? इसके सरफेस पर आने के बाद इसको ऐसे क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश क्या होती है? छोटी वस्तु के किनारे पर मुड़ जा रही है, छोटी वस्तु के किनारे पर क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। इसी कारण से छाया नहीं बनता, इसी कारण से छाया नहीं बनता। प्रकाश यहाँ से आया मान लीजिए और इधर क्या हो गया? ऐसे मुड़ गया। और मान लीजिए कि ये प्रकाश इधर से आया और इसको ऐसे मुड़ गया, तो मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रकाश जो होती है वो छोटी वस्तु के किनारे पर मुड़ जाती है और प्रकाश के किसी छोटी वस्तु के किनारे पर जो मुड़ने की घटना है ना, इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश हम जानते हैं जनरली सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पर आकर के प्रकाश क्या हो गई? हल्का मुड़ गई और प्रकाश के इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब आप अगर एग्जाम में इसे अच्छा तरीका से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब प्रकाश के पथ में यानी कि प्रकाश के रास्ते में एक अत्यंत छोटी मतलब बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि हमने बोला सरसों, ठीक है, को रखा जाता है, तब प्रकाश एक सीधी रेखा में न चलकर उस वस्तु के किनारे पर मुड़ जाता है। जनरली हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अगर बहुत ही छोटी सी वस्तु रख दिया जाए, सरसों रख दिया जाए, तो इसके किनारे पर मुड़ जाती है। ठीक, प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो बताओ अब कभी भी प्रकाश का विवर्तन रटना पड़ेगा क्या? कभी नहीं रटना पड़ेगा सर, क्योंकि जो चीज़ें हम अच्छा समझ गए। अब आइए एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या सीखने वाले सर हम लोग? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है क्या? देखिए विज्ञान के अंदर भी कई बार मतभेद देखा गया है। मतभेद का क्या मतलब है? कुछ विद्वान कुछ बोलते हैं और कुछ विद्वान कुछ बोलते हैं, यानी कि एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग जानकारी देते हैं। तो वही बात है प्रकाश के साथ भी। कुछ विद्वान बोलते हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग होता है। क्या होता है? तरंग होता है। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो कण होता है। क्या होता है? कण। ये कण के रूप में होता है। किसके रूप में? कण के रूप में। तो यही जो चीज़ें हैं वही प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है। देखिए आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आखिर है क्या, आपको बताना चाहिए कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणिका, कणिका मतलब कण, कणिका मतलब कण, तथा तरंग, तरंग मतलब यही कणिका तथा तरंग, दोनों स्वभाव रखता है। दोनों स्वभाव रखता है। गमन के समय, किसके समय? गमन के समय मतलब चलने के समय तरंग स्वभाव। चलने के समय कौन सा स्वभाव? तरंग स्वभाव। तथा द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया के समय, द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया के समय जो है कणिका स्वभाव प्रदर्शित करता है। अन्योन्य क्रिया के जैसे उत्सर्जन हो या कहीं पर अवशोषण हो, उस टाइम पर कौन सा स्वभाव रखती है? कण का स्वभाव रखती है। उत्सर्जन का क्या मतलब है? उत्सर्जन का मतलब है कि ये कोई टॉर्च था, यहाँ से आपने इसको जैसे ऑन किया तो ये प्रकाश का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी। टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो प्रकाश का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जन के टाइम पर या अवशोषण के टाइम पर, अवशोषण का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे कोई काला कपड़ा है, यहाँ पे कोई क्या है भाई साहब? काला कपड़ा है, आपने इस पे टॉर्च मारा तो वो काला कपड़ा क्या करेगा? आपके सारे के सारे रोशनी को वो सोख लेगा, तो उसी को कहते हैं अवशोषण। तो जब कभी भी प्रकाश जो है द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करेगी, यानी कि जब कभी उत्सर्जन होगा प्रकाश का या अवशोषण होगा,
तब ये कैसा स्वभाव प्रदर्शित करेगा, तो उसके समय जो है ये कणिका स्वभाव यानी कि कण के स्वभाव को दिखाएगा। किसके स्वभाव को? कण के स्वभाव को। ये कण उस टाइम पर होता है। और ये जो है गमन के समय मतलब चलने के समय कौन सा स्वभाव दिखाएगी? तो तरंग का स्वभाव। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा ही है गमन के समय तरंग का स्वभाव दिखाती है, यानी कि चलने के टाइम पर कौन सा स्वभाव? तो तरंग का स्वभाव दिखाती है। तो इसी चीज़ों को कहते हैं प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। क्या पूछा गया था कि गमन के समय प्रकाश जो है कौन सा स्वभाव प्रदर्शित करती हैं? तो बोलेंगे गमन के समय प्रकाश तरंग स्वभाव प्रदर्शित करती है। तथा अगर पूछ लिया जाए कि द्रव के साथ अन्योन क्रिया करते समय प्रकाश कौन सा स्वभाव प्रदर्शित करेगी? तो बोलेंगे द्रव के साथ अन्योन क्रिया के समय कणिका स्वभाव। कणिका मतलब कण जैसा स्वभाव प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाना, यानी कि दिखाता है। ठीक, तो ये प्रकाश का जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब हम वो जानने वाले हैं जो इस चैप्टर का नाम है। तो सर इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम था इस चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। तो ओके, रेडी हैं आप लोग? तो चलिए सीखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कंसेप्ट से। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, बचपन में आप लोगों ने ये खेल जरूर खेला होगा। मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक, ये दीवार है और इस दीवार में यहाँ पर आपका आईना लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ? आईना। आईना को हम साइंस की भाषा में दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। आप उस टाइम पर थे बहुत ही छोटे, मतलब आप का अगर ये ज़मीन है तो आप यहाँ रहते होंगे। कहाँ रहते होंगे? यहाँ रहते होंगे। ठीक, जैसे मान लो मैं आपके बचपन का फिगर बना रहा हूँ, ये मान लो भाई साहब। ठीक, हाँ, देख के हंसना नहीं है क्योंकि मेरा ड्राइंग ही कुछ क्या है, ऐसा ही है। तो ये थे आपने क्या करा? यहाँ से आप ऐसा करते होंगे, पता है मुझे, सभी बच्चे करते हैं। तो ये क्या होता है? आपने क्या किया? यहाँ से बार दिया टॉर्च। यहाँ से क्या कर दिया? टॉर्च बार दिया। और आपने जैसे टॉर्च बारा इधर से, तो इधर से क्या हुआ? प्रकाश इधर की ओर चला गया। तो ये तो काम सर बहुत करते थे। यही जो घटनाएं देखो, हम बोलते हैं कि प्रकाश जनरली सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पर मुड़ गई भाई साहब। प्रकाश क्या हो गई? मुड़ गई। तो देखिए, याद रखिए, याद रखिएगा कि प्रकाश जब किसी चिकनी या चमकीली सतह से, या सीधा बोल लीजिए दर्पण से टकराती है, तो वो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। इधर से गई और फिर उधर से उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश के इस तरह मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस तरह मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जो यहाँ पर मुड़ गया ना, इधर जा रही थी लेकिन इधर हो गया, तो इस मुड़ने की ही घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे? बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती हैं। किस तरह सतह से? चिकनी और चमकीली। तो चिकनी और चमकीली कौन होती है? ये दर्पण यानी कि आईना क्या है? चिकनी और चमकीली सतह है। और ऐसा नहीं है कि केवल आईना से ही टकराएगा, पानी में भी ऐसा होता है। ये काम आपको पता होना चाहिए कि किसी स्टील वाले बर्तन में भी होता है। तो कोई चिकनी या चमकीली सतह हो, उसके साथ उस पर अगर आप क्या करेंगे? प्रकाश भेजेंगे तो वो मुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो वह क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस प्रकार लौटने की क्रिया को, लौटने की
क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना सिंपल और सरल भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। प्रकाश का परावर्तन हम आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपके लिए फिगर भी लाया हूँ। ऐसा ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, तीनों प्यारे बच्चों जो है यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, टॉर्च मारा आईना के ऊपर यानी कि दर्पण के ऊपर, और दर्पण क्या हो गया भाई, दर्पण ने इसके प्रकाश को उधर की ओर क्या कर दिया, भेज डाला। तो प्रकाश यहाँ पर क्या हुआ, मुड़ा। प्रकाश यहाँ पर क्या हो गया, मुड़ गया, यानी कि उसी माध्यम जिस तरफ से आया था अथवा उसी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। तो इस तरह जो प्रकाश का मुड़ना है यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन आप एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाएंगे, आप रेखा चित्र बनाएंगे एग्जाम में। क्या बनाएंगे, रेखा चित्र। तो प्रकाश के परावर्तन का रेखा चित्र अगर बनाने के लिए बोलेगा तो आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसा यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए फिगर की सारी जानकारी। ये मान लीजिए कि MN जो मैंने बनाया ये है आपका कौन चीज़, तो ये है दर्पण। ये क्या है, दर्पण है। विज्ञान में हम लोग दर्पण कैसे बनाते हैं, तो विज्ञान में दर्पण यानी कि आईना बनाने के लिए कुछ भी करना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर दर्पण बनता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, दर्पण बनाना बहुत आसान है। कोई आप शीशा का टुकड़ा ले लीजिए और उसको एक बगल से रंग दीजिए। रंगना यानी कि पेंट करना, एक बगल से क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। और याद रखिएगा ये बात मैं आपको बता ही देता हूँ, विज्ञान के अंदर पेंट करने को कहा जाता है रजतीत। क्या कहा जाता है, रजतीत कहा जाता है। रजतीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजतीत। तो रजतीत का मतलब क्या होता है, पेंट करना। क्या करना, पेंट करना यानी कि रंगना। तो कोई शीशा का टुकड़ा ले लीजिए, उसको एक तरफ से रजतीत कर दीजिए यानी कि रंग दीजिए, तो वो दर्पण की तरह काम करने लगेगा। लेकिन ऐसा शीशा जिसमें किसी भी तरफ से पेंट नहीं किया गया हो उसे हम लेंस कहते हैं, या फिर सीधा आप उसे शीशा नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आगे की चीज़ों को समझिएगा कि हम विज्ञान में समतल दर्पण कैसे बनाएंगे, दर्पण यानी कि आईना कैसे बनाएंगे। तो ये मान लीजिए ये जो चीज़ें हमने लिया है, ये MN हमने यहाँ पर जो लिया है ये शीशा है। ये क्या है, शीशा है। और आप इसमें पेंटिंग कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। आप क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे एक तरफ से छोटा छोटा कंघी जैसा दांत बना देंगे। छोटा छोटा बनाना, छोटा छोटा, मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यही जो मैंने छोटा छोटा जो दांत बनाया है वो कहलाता है रंगना। ये क्या किया मैंने, नीचे से पेंटिंग किया है यानी कि रजतीत किया है। तो ये बन गया आपका दर्पण। ये क्या बन गया, दर्पण। तो साइंस में दर्पण कैसे बनाते समझ में आ गया आप लोगों को। अब बढ़िए आगे, ये वाला दर्पण सब मिटा देते हैं। रजतीत अब भी आपने समझ लिया। तो देखो ऑलरेडी हम पहले से क्या कर रखे हैं, दर्पण बना रखे हैं। अब चीज़ों को समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिएगा। ये दर्पण है, आपने क्या किया, इधर से एक प्रकाश किरण भेजा। आपने क्या किया सर, यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या किया, भेजा। मान लो कि यहाँ पर आप टॉर्च जला रहे होंगे, यहाँ पर आप टॉर्च जला रहे होंगे, ठीक। अब ये किरण आएगा यहाँ पर, इस बिंदु पर आकर के क्या हो गया, टकराया दर्पण से। इस बिंदु पर आकर के दर्पण से क्या हुआ, टकराया। तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखो ये जो आपका किरण आया, आपने जो किरण भेजा दर्पण पर, आपने जो किरण दर्पण पर भेजा, आपने जो किरण दर्पण पर भेजा, वो किरण क्या कहलाता है, तो वो किरण कहलाता है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। और ये आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराया, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराया उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और अब टकराने के बाद ये किरण क्या हो जाएगा, इधर की ओर लौट जाएगा। इधर की ओर क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक। तो लौटने वाले किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। लौटने वाले किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। अब आपने क्या कर दिया, आपतन बिंदु पर, आपने क्या कर दिया सर आगे चलकर, आपतन बिंदु पर आपने एक
लंब डाल दिया। आपने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। लंब डालने का क्या मतलब है? दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच दिया आपने। आपने क्या कर दिया? दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतन बिंदु पर, कहाँ पर? आपतन बिंदु पर एक रेखा खींच दिया, यानी कि आपतन बिंदु पर दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये वाला रेखा आपने खींच दिया। इसी को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपने क्या कर लिया? सीख लिया। अब याद रखिएगा कि ये वाला जो कोण है ये कहलाता आपतन कोण। क्या कहलाएगा ये? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और ये जो कोण है, आपतन कोण किसे कहेंगे सो भी समझ लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको आई, छोटा आई से सूचित करेंगे। और दूसरा ये वाला जो कोण है ये कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। और इसको आर से सूचित करते हैं। ये परावर्तन कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण, ये वाला किरण परावर्तित किरण है, और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम लोग कौन चीज़? तो उसे बोलते हैं कोण आर। और कोण आर का मतलब है परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण। और यह है आपतन कोण। इसको आई से सूचित करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये सारा का सारा चीज़ आप जो है समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछेगा तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे और ये जो डिफिनीशन है वो भी क्या करेंगे? लिखेंगे। अब चलो प्रकाश के परावर्तन को समझने के बाद आगे समझते हैं चीज़ों को जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रत्येक साल पूछा जाता है। वो क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। कितने नियम हैं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ये पूछेगा सब्जेक्टिव में। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर जी? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए तो दोनों नियम को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। उत्तर में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला और दूसरा दोनों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला नियम क्या है वो समझिएगा। याद रखिएगा कि आपतित किरण, कौन सा सर? देखिए यहाँ पर फिगर मैंने फिर ले लिया। क्या है? आपतित किरण। पहला चीज़ क्या है? आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीसरा चीज़ क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों चीज़ें एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए फिगर में, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। तो ये तीनों एक ही साइड है कि नहीं? दर्पण के एक ही साइड है कि नहीं? एक ही साइड का मतलब एक ही तरफ, एक ही तल में का क्या मतलब है? एक ही तरफ है, दोनों के एक ही तरफ है। कोई तो इधर नहीं है, इधर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वही आपको बोला गया था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही साइड होगा। तीनों क्या होगा? दर्पण के एक ही साइड होगा। एक ही साइड मतलब एक ही तल में होगा। दूसरा नियम क्या सर? दूसरा नियम है कि आपतन कोण यानी कि जो आई होता है वो तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला जो कोण है इसके बारे में मैं अभी जस्ट बताया था, यही होता है आपतन कोण। ठीक, और इसको आई से सूचित करते हैं। और दूसरा ये कोण जो है वो होता है परावर्तन कोण और इसको आर से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोण आई और कोण आर
हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई और कोण आर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोण आई, क्या पूछा गया, कोण आई है 60 डिग्री का, कोण आई कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो आपको पूछेगा कि कोण आर कितने डिग्री का होगा, कोण आर जो है कितने डिग्री का होगा, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि सर कोण आर भी 60 डिग्री का होगा, कोण आर भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आपने ही तो बताया है सर कि कोण आई और कोण आर बराबर होता है। ये मैंने ही बताया है, ये आपको प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ने बताया है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ने आपको बताया कि कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो अगर कोण आई का वैल्यू दे दे और कोण आर का वैल्यू पूछे तो जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही आर का वैल्यू होगा, और ये हमेशा सत्य है, ऐसा नहीं कि कभी सत्य है और कभी गलत है, ये हमेशा ऑलरेडी ये चीज़ लागू होगी। ये कोण कहलाएगा आई और ये कोण कहलाएगा आर। ठीक, चलो अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी आप लोगों ने सीख लिया। दो नियम हैं, दोनों नियम क्या कहते हैं वो भी आपने क्या कर लिया, देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो पूरे ध्यान से देखने, सीखने और समझने की क्या कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए जानते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, और वो महत्वपूर्ण चीज़ है पारस्विक उत्क्रमण। क्या है, पारस्विक उत्क्रमण। तो चलिए जानते हैं कि पारस्विक उत्क्रमण आखिर क्या होता है। तो देखिए, आप लोग ये जरूर अपने ज़िंदगी में अनुभव किए होंगे, महसूस किए होंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया कि विज्ञान जो होता है वो क्या होता है, तो सर विज्ञान जो होता है ना, वो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए कि पारस्विक उत्क्रमण क्या है। ये मान लीजिए आपका दीवार है, ठीक और यहाँ पे आईना लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, आईना लगा हुआ है, और ये रहा ज़मीन, और आप यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं सर, आप यहाँ पर बैठ करके खा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे मान लो कि पलथी मारे हुए हैं, बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। आप उधर की ओर घूमे हुए हैं, किधर की ओर, आगे की ओर घूमे हुए हैं। ठीक, आप उधर की ओर घूमे हुए हैं। अब होता क्या है, आपका ये है दाहिना हाथ और ये है बायां हाथ। ये क्या है, बायां, ये दायां हाथ है, और ये मान लीजिए कि बायां हाथ है। ये क्या है, बायां हाथ है। अब देखिए कई बार आपने महसूस किया होगा, क्या महसूस किया होगा, आप खाते हैं दाहिने हाथ से, लेकिन दर्पण यानी कि इस आईना में जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप बायां हाथ से खा रहे हैं। बोलो आप सभी ऐसा महसूस किए हैं कि नहीं। मैंने तो कई बार ऐसा महसूस किया है। अगर ऐसा दर्पण वाला स्थिति बना तो हमें पता चला है कि भाई साहब हम खा तो रहे हैं दायां हाथ से, लेकिन आईना में दिख रहा है कि हम बायां हाथ से खा रहे हैं। आईना में क्या दिख रहा है कि हम बायां हाथ से खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हो क्या रहा है, हकीकत में हम खा रहे हैं दायां हाथ से, और आईना में लग रहा है कि हम बायां हाथ से खा रहे हैं। आईना में क्या लग रहा है कि हम बायां हाथ से खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दाहिने चीज को बायां दिखाया जा रहा है और बाएं चीज को दाहिना दिखाया जा रहा है। दाहिने चीज को बायां और बाएं चीज को आईना में क्या करता है, दायां दिखा देता है। तो याद रखिएगा कि दाहिने को बायां और बाएं को दायां दिखाने का जो घटना है उसे ही पारस्विक उत्क्रमण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं सर, तो उसे ही पारस्विक उत्क्रमण कहते हैं। तो आप लोगों ने पारस्विक उत्क्रमण समझ लिया कि क्या होता है पारस्विक उत्क्रमण। बस उसी को लिख देंगे एग्जाम में। बोलेंगे कि किसी वस्तु के बाईं ओर के भाग को प्रतिबिंब में, यानी कि फोटो में, मुख्य रूप से दर्पण वाले प्रतिबिंब में, किसी वस्तु के बाईं ओर के भाग को प्रतिबिंब में दाईं ओर एवं दाईं ओर के भाग को बाईं ओर, किस ओर, बाईं ओर दिखाई देने की घटना को
पारस्विक उत्क्रमण कहते हैं। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि किसी भी वस्तु के बाईं ओर के भाग को प्रतिबिंब में यानी कि फोटो में दाईं ओर और दाईं ओर के भाग को बाईं ओर दिखाई देने की जो घटना है ना, उसे ही पारस्विक उत्क्रमण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं सर? तो उसे ही पारस्विक उत्क्रमण कहते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, ठीक, और इसके दीवार में ये जो ब्लू वाला है वो आईना है यानी कि दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है, ठीक। अब ये लड़का देख सकते हैं कि राइट हैंड दिखा रहा है। कौन सा? ये दाहिना हाथ है। आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल सर दाहिना ही हाथ है। ये दाहिना हाथ दिखा रहा है, लेकिन जब इमेज बन रहा है वो कैसा लग रहा है? इमेज में यानी कि ये जो प्रतिबिंब है, ये क्या चीज़, ये जो प्रतिबिंब बना है इसका दर्पण में, उसमें लग रहा है कि ये बायां हाथ दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड इन इमेज में लग रहा है कि ये बायां हाथ है। तो दाहिने हाथ का बायां दिखाई देना और बाएं का दाहिना दिखाई देना, यही जो घटना है यही पारस्विक उत्क्रमण है। यही क्या है? पारस्विक उत्क्रमण है। दूसरी बात मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, वो समझिएगा। यहाँ से सब्जेक्टिव पूछेगा यही चीज़ कि पारस्विक उत्क्रमण से आप क्या समझते हैं, या कहेगा कि पारस्विक उत्क्रमण क्या है या पारस्विक उत्क्रमण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर यही होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर? यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सीखिए अब मेरे साथ बहुत ही ध्यान से। तो जानिए कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये जो चीज़ है ये दर्पण है। ये क्या है सर? दर्पण है, ठीक। ये दर्पण है, दर्पण मतलब आईना। और ये है एफ, ये ओरिजिनल एफ अक्षर है। ये क्या है? ये एफ है। ये क्या है? ये एफ अक्षर है, ठीक। और ये है प्रतिबिंब। ये क्या है? एफ का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ये क्या है सर जी? प्रतिबिंब है। किसका? तो एफ का प्रतिबिंब है यानी कि फोटो है। इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें आप देख रहे हैं कि जैसा एफ यहाँ है वैसा एफ यहाँ पर नहीं बन रहा है, वैसा एफ यहाँ पर नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों, देखिए ऐसा होता क्यों है। जो समतल दर्पण होती है या फिर कोई भी दर्पण होती है, वो जो चीज़ जितना नज़दीक होगा उसका फिगर पहले बनाएगा, और जो चीज़ दूर होगा उसका फिगर दूर बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। ये जो दर्पण है वो इस वाले भाग का फिगर पहले बना लेता है, और जो दर्पण से दूर है उसका फिगर वो दूरी पर बनाता है। यही कारण है कि जो नज़दीक होता है उसका फिगर पहले बनता है और जो दूर में होता है उसका फिगर दूर में बनता है, यानी कि उसका फिगर बाद में बनता है। याद रखिएगा, अगर ये कोई ए लड़का है, ये कोई क्या है? ए लड़का है, और यहाँ पर कोई बी लड़का है, यहाँ पर कोई क्या है? बी लड़का है। तो दर्पण में जो फिगर बनेगा वो इस तरह से दो फिगर बनेगा। इस तरह से क्या होगा? दो फिगर बनेगा। दो में क्या होगा? ए जो फिगर है इसका दूरी कम है तो ए का फिगर पहले बनेगा, और बी का दूरी ज़्यादा है तो बी का फिगर क्या होगा? उससे ज़्यादा दूर बनेगा। यही कारण है कि पारस्विक उत्क्रमण होता है। यही कारण है कि पारस्विक उत्क्रमण होता है। पारस्विक उत्क्रमण का क्या कारण है? पारस्विक उत्क्रमण का कारण है कि दर्पण नज़दीक के चीज़ों का प्रतिबिंब नज़दीक में पहले बनाता है, और दूर के चीज़ों का जो प्रतिबिंब है वो बाद में बनाता है। यही कारण है, ठीक। अब आपने देखा भी होगा कि अगर आप यहाँ पर खड़ा हैं तो आपका फिगर यहाँ बन रहा होगा, अगर आप यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो आपका फिगर यहाँ बन जाएगा, अगर आप यहाँ खड़ा होंगे तो आपका फिगर यहाँ बनेगा। यानी कि आप दर्पण से जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब भी भागेगा। यही कारण है कि पारस्विक उत्क्रमण होता है, ठीक। पारस्विक उत्क्रमण आपने समझ लिया, लेकिन एक चीज़ और आपको पारस्विक उत्क्रमण से क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा। पारस्विक उत्क्रमण से रिलेटेड एक चीज़ और सीखना पड़ेगा।
क्या सीखना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये है दर्पण। ये क्या सर जी? ये दर्पण है। इधर से मैंने क्या कर रखा है? पेंट कर रखा है। इधर से मैंने पेंट कर रखा है, ये दर्पण है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण में W पारस्विक उत्क्रमण के कारण कैसा दिखेगा? यानी कि दर्पण पारस्विक उत्क्रमण के बाद दर्पण में W कैसा दिखेगा? तो ये था W का जब पारस्विक उत्क्रमण होगा तो इस वाले भाग का फिगर पहले बन जाएगा, फिर इसका फिगर बनेगा, फिर इस वाले भाग का फिगर बनेगा। तो फिर भी तो ये W ही दिखेगा ना। फिर भी मान लीजिए कि इसका फिगर यहाँ पे बना, ये जो पार्ट है इसका फिगर यहाँ बना, और ये वाला पार्ट चला गया सबसे लास्ट में। तो क्या हुआ? W का फिगर फिर भी W ही दिख रहा है। W फिर भी क्या हो रहा है? W ही दिख रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि W का पारस्विक उत्क्रमण कैसा होगा, तो बोलेंगे W ही होगा। ऑप्शन में अगर W होगा तो W ही हम लिखेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अगर आपसे पूछ लिया जाए एक अक्षर ऐसा हम खोजते हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट। कोई ऐसा अक्षर खोजा जाए जो हल्का जो है अलग कुछ फिगर जो है वो दे सके। 1 मिनट। पारस्विक उत्क्रमण अगर देखा जाए, अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि बताओ C का पारस्विक उत्क्रमण कैसा होगा? C का पारस्विक उत्क्रमण कैसा होगा? A ऑप्शन आपको दे दिया C, ठीक। B ऑप्शन दे दिया आपको ये, और C ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया ये, और D ऑप्शन आपको दे दिया ये। तो बताइए ये जो C है इसका पारस्विक उत्क्रमण कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो सर पारस्विक उत्क्रमण जो C का बनेगा वो तो ये वाला जो पार्ट है ये आगे है, यानी कि दर्पण के नज़दीक में है, तो इसका पारस्विक उत्क्रमण तो सर ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो पार्ट है आगे में उसका फिगर पहले बनेगा और ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसका फिगर बाद में बनेगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब अगर किसी भी अक्षर का पारस्विक उत्क्रमण पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। आप क्या करेंगे सर? आराम से बता देंगे। चलो एक अक्षर और हम आपको देते हैं, उसका बना करके दिखाइए, बताइए कि इसका पारस्विक उत्क्रमण कैसे होगा। हमने आपको दिया डी। क्या दिया सर? हमने आपको डी। मैंने बोला कि बताओ डी का पारस्विक उत्क्रमण कैसा होगा? ए ऑप्शन हमने दे दिया डी, ठीक। बी ऑप्शन हमने दे दिया ये, और सी ऑप्शन हमने दे दिया आपको ये, और जो डी ऑप्शन है वो हमने दे दिया आपको ये। तो बताइए कि डी का पारस्विक उत्क्रमण कौन सा होगा? तो आप दिमाग लगाइए कि डी का पारस्विक उत्क्रमण कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो डी है इधर की ओर घूमा है, तो इसमें इधर की ओर घूम जाएगा और ऐसा फिगर बनाएगा, क्योंकि ये वाला इसका जो भाग है वो पहले इसका फिगर बनेगा और ये आगे वाले भाग का फिगर दूर बनेगा। तो आप देख लो ऑप्शन में, हमें तो लगता है कि इसका बी ऑप्शन ही क्या होगा? सही होगा। और ये याद रखिएगा 100% इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। तो अब हम आशा करते हैं कि किसी भी अक्षर का पारस्विक उत्क्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से क्या कर पाएंगे? बता पाएंगे, ठीक। हमारा लक्ष्य ही है A to Z चीज़ें सीख करके आगे क्या होना? बढ़ना। इसीलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने रख दिया A। क्या रख दिया? A। तो A का पारस्विक उत्क्रमण क्या होगा वो आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए। A ऑप्शन हमने दे दिया आपको ये, बी ऑप्शन हमने आपको दे दिया भाई साहब ये, और जो सी ऑप्शन है वो हमने दे दिया ये, एंड जो डी ऑप्शन है वो हमने दे दिया ये। बताओ अब कि ए का पारस्विक उत्क्रमण निम्नलिखित में से कौन होगा?
एका पारस्वरिक उत्क्रमण निम्नलिखित में से कौन होगा, ये अब आपको बताना है। तो देखिए कि एका पारस्वरिक उत्क्रमण क्या होगा। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसका पारस्वरिक उत्क्रमण सेम टू सेम वही अक्षर होता है, जिसका पारस्वरिक उत्क्रमण सेम टू सेम वही अक्षर होता है। तो ए का भी पारस्वरिक उत्क्रमण ए ही होगा। ए का पारस्वरिक उत्क्रमण क्या होगा, ए होगा। इस वाले भाग का फिगर पहले बन जाएगा और इस वाले भाग का फिगर बाद में बनेगा। तो इसका फिगर सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका दोनों पार्ट, बायां पार्ट हो या दाहिना पार्ट हो, बायां पार्ट हो या दाहिना पार्ट हो। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। इसका बायां पार्ट हो या दाहिना पार्ट हो, दोनों क्या होता है, एक ही जैसा होता है, इसीलिए इसका पारस्वरिक उत्क्रमण ए ही होगा। अब इसी तरह से डब्लू का भी, डब्लू का पारस्वरिक उत्क्रमण डब्लू ही होगा। एम का पारस्वरिक उत्क्रमण एम ही होगा। आई का अगर पारस्वरिक उत्क्रमण पूछे तो आई ही होगा। ठीक, और अब एक मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा किसका आंसर पूछिएगा। तो देख लिया आपने कि कुछ ऐसे अक्षर है जिसका पारस्वरिक उत्क्रमण में उल्टा फेर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर है जिसके पारस्वरिक उत्क्रमण में कोई भी उल्टा फेरी नहीं होता है। तो मैंने आपको दिया एन, क्या दिया मैंने आपको, एन। तो बताइए कि एन का पारस्वरिक उत्क्रमण क्या होगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमने दिया आपको एन। बी ऑप्शन जो हमने आपको दिया वो दे दिया मैंने ये वाला एन, और जो सी ऑप्शन है वो हमने दे दिया आपको ये वाला एन, और जो डी ऑप्शन है वो हमने आपको दे दिया ये वाला एन। तो बताइए कि एन का पारस्वरिक उत्क्रमण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा कि एन का जो पारस्वरिक उत्क्रमण होगा वो बी होगा। एन का पारस्वरिक उत्क्रमण क्या होगा सर, बी होगा। एक मिनट रुक जाओ, ये जो फिगर, ये जो डंटा है ये तो सेम टू सेम बनेगा, और ये डंटा इसके क्या होगा, लास्ट में बनेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये वाला डंटा पहले बना है, तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उठते उठते ऐसे होगा, ऐसे जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि पारस्वरिक उत्क्रमण क्या है, किस अक्षर का पारस्वरिक उत्क्रमण कैसा होता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे एक छोटा सा चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसे, प्रतिबिंब बोलते हैं। तभी से हम लोग प्रतिबिंब चर्चा कर रहे थे। अब आप जान ही लीजिए कि आखिर प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब को आप साधारण भाषा में फोटो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटो। खिंच मेरी फोटो, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो फोटो बोलिए, या इमेज बोलिए, या चित्र बोलिए, या उसी को विज्ञान के भाषा में प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, वो है बिंब। वो क्या है, बिंब। बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब तो समझेंगे, लेकिन बिंब पहले समझते हैं। बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। जैसे देखिए ये आईना था, और अभी देखिएगा ये था आपका आईना, और यहाँ पर आपने एक रख दिया आलू। ये क्या रख दिया आपने, आलू। ये आलू रखा तो इस आलू का फिगर दर्पण में यहाँ पर बनेगा, तो ये कहलाएगा बिंब। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बिंब, जो वस्तु है। लेकिन ये तो वस्तु नहीं ना है, यही कहलाएगा प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि बिंब क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होती है। तो बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब फोटो। प्रतिबिंब मतलब फोटो, उसका क्या होगा, फोटो। अब प्रतिबिंब को विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। प्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए, ऐसा आपको एग्जाम में बोला जा सकता है। तो क्या है प्रतिबिंब, बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृत होती हैं,
संश्रित का मतलब मिलना, जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु से अपसरित होती हैं, यानी कि उस बिंदु से जो है बिछड़ता हुआ प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है सर जी? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोनों प्रतिबिंब यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है, तो समझिए अभी कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये है आपका दर्पण। ये क्या है? दर्पण है। जो आपको कर्व दिख रहा होगा, इसको mn नाम हम दे सकते हैं। तो ये mn क्या है? दर्पण है। और ये वाला जो आपको अक्ष दिख रहा है, ये वाला, ये हो कहलाता है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष को आप इधर भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत भी अभी हमारे पास नहीं है। तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। और यहाँ पर ये वस्तु है। ये क्या चीज़ है? वस्तु है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है सर? वस्तु है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको उस वस्तु से कम 2 किरण दर्पण पर भेजना होगा। तो B से मैंने 1 किरण ये दर्पण पर भेजा। ठीक, दर्पण पर इधर से ये किरण जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये है आपका मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या होती है? तो F होकर के गुजर जाती है। किस होके? ये कहलाता है F। अभी आगे हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि दर्पण क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, F क्या होता है, C क्या होता है, सब कुछ आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी तत्काल समझिए। तो ये F होकर क्या होगा? गुजर जाएगा। फिर मैंने क्या किया? दूसरा किरण भेजा F होकर के। दूसरा किरण किस होकर भेजा? F होकर के दूसरा किरण आया, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और दोनों जाकर के इस बिंदु पर मिल गया, तो इसी बिंदु पर बनेगा फिगर। इसी बिंदु पर क्या होगा? फिगर बनेगा, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये देख लीजिए, प्रतिबिंब ऐसा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसका मुंह पहले था ऊपर, अब हो गया नीचे, तो ये उल्टा प्रतिबिंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उल्टा प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला भी गया था कि बस प्रतिबिंब जो है ना, एक बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश आके क्या हो गया? मिला। यहाँ पे प्रकाश आके क्या हो गया? इधर से भी किरण और इधर से भी किरण आकर के यहाँ पर क्या हो गया? मिल गया। इसी को कहते हैं संश्रित। मिलना यानी कि संश्रित हुआ, तो इसी बिंदु पर क्या हुआ? आपका प्रतिबिंब बना। अब दूसरे फिगर में भी समझिए। यहाँ पर दूसरा जो फिगर है, इसमें ये हमने जो दर्पण लिया है mn, जो ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है। इस बार वस्तु को यहाँ पर हमने क्या कर रहा है? ये है वस्तु। यहाँ से 1 किरण हमने भेजा दर्पण के ऊपर, तो ये ऐसे लौटेगा जैसे लग रहा हो कि ये F से आया है। जैसे क्या लग रहा हो? F से आया, यानी कि यहाँ से आया है। तो ये F से लग रहा है कि आया है। अब 1 किरण हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐसे भेजेंगे जैसे लग रहा हो कि ये जो है ऐसे भेजेंगे कि ये ध्रुव पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ध्रुव पर जाएगा। और ध्रुव से ये क्या होगा? ऐसे लौटेगा। ये ऐसे लौटेगा जैसे लग रहा हो कि ये जो है 1 मिनट, हाँ, ध्रुव से आप जैसे ही भेजेंगे, ध्रुव पर भेजेंगे, तो ये ऐसे क्या होगा? लौटेगा। तो आपने देखा कि ये जो किरणें हैं ये लौट रही है, लेकिन आप बताइए, ये वाला जो किरण इधर जा रही है, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है। और ये जो किरण इधर जा रही है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो रही है? मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों को पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ पर दोनों आके क्या हो गया? मिल गया। यहाँ जो दोनों मिला है, यहाँ जो दोनों क्या है? इस बिंदु पर जो दोनों मिला है, वो हमने ज़बरदस्ती पीछे बढ़ा के मिलाया है। ज़बरदस्ती हम लोगों ने क्या करके मिलाया है? पीछे बढ़ा के मिलाया है। लेकिन यहाँ पर जो मिला था वो खुद आके क्या हुआ था? मिला था। तो इसको कहते हैं वास्तविक मिलन या वास्तविक कटान। इसे कहते हैं वास्तविक कटान। ठीक, क्योंकि ये खुद आके मिला। और यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती पीछे बढ़ाया है, इसको भी हमने पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने के बाद तब यहाँ पर दोनों किरण आकर के मिला। इसे ही कहते हैं काल्पनिक मिलन या काल्पनिक कटान बोलते हैं। काल्पनिक मिलन या काल्पनिक
कटान बोलते हैं। ठीक, अब जब ये दोनों किरण यहाँ पर आके मिल गई तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा और यही आपका कहलाएगा प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, समझ ही लेते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। अब प्रतिबिंब हम लोगों ने देखा था कि वास्तविक होता और काल्पनिक होता। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, याद रखिए। वास्तविक कटान, ये खुद जाके क्या हुआ था, मिला था। खुद जाके क्या हुआ था, मिला था यहाँ पर। तो ये वास्तविक कटान है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक कटान से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना था वास्तविक कटान के कारण। तो वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसी को अगर डिटेल में लिखा जाए, हल्का और बड़ा करके लिखा जाए, तो बोलेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संसरित, यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं या मिलती हैं, तो उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। एक मिनट तो हल्का इसमें हमें लग रहा है अल्टर टाइप सा हो रहा है। जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, अभी परावर्तन तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अपवर्तन आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि हमने अभी आपको अपवर्तन पढ़ाया ही नहीं है। तो किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो है एक बिंदु पर संसरित होती हैं, यानी कि एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पर आके खुद ब खुद क्या हो गया, ये दोनों के दोनों किरण आकर के क्या हो गया, मिल गया। मिलती हैं तो उस बिंदु बिंदु मतलब ये जो बिंदु है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो बिंदु है वो वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनती है, वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक कटान क्या है, ये खुद आकर के दोनों जो किरण है यहाँ पर मिली है। अगर हम सोचे तो ये इधर को चली जाती और ये इधर को सीधा चली जाती, तो यहाँ पर आके कटी कि नहीं कटी, तो इसी को कहते हैं वास्तविक कटान, खुद आगे कटा। तो वास्तविक कटान से बनने वाली किरण प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। अभी इतना ही समझिए और डिटेल में हम लोग पूरा प्रतिबिंब जानेंगे कि प्रतिबिंब आखिर कैसे बनता है, क्या कारण है कि हम दर्पण के सामने यानी कि हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा फिगर यानी कि हमारा जो पिक्चर है वो दर्पण में आईना में बन जाता है। ये सब जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, पूरा एक एक चीज़ों को पूरे हम लोग तोड़ ममोड़ के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब दूसरा आभासी प्रतिबिंब भी समझ लीजिए। तो सीधा याद रखिएगा कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होता है। अपसरित मतलब वहाँ से फैलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से लग रहा है कि ये किरण जाकर के इधर और ये किरण इधर की ओर क्या हो रहा है, फैल रहा है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये तो फैलेगा ही ना। तो अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यानी यहाँ पर देखिए एक किरण जा रही इधर की ओर, एक किरण जा रही इधर की ओर, तो कभी भी ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं मिलेगी भाई साहब। एक चल जाएगा ईर घाट और एक जाएगा बीर घाट, मतलब एक कहीं और एक कहीं और जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक फिगर बनेगा नहीं। तो मैंने इसको मिलाने के लिए क्या किया, ज़बरदस्ती पीछे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसको भी मैंने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो उस स्थिति में दोनों यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसी को कहते हैं काल्पनिक कटान। काल्पनिक मतलब ये वास्तव में नहीं कटा हुआ है, इसको हमने ज़बरदस्ती कटाया है। ठीक, ये काल्पनिक कटान से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वही कहलाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वही क्या कहलाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाते हैं। और अब इस चीज़ को भी आज ही क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो वास्तविक प्रतिबिंब है
उसको वास्तविक प्रतिबिंब ही बोलते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसको आभासी प्रतिबिंब तो बोलते ही बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब बोले या काल्पनिक प्रतिबिंब बोले, दोनों बात क्या होगा सर? तो दोनों बात एक ही होगा, दोनों बात एक ही होगा। तो आइए अब हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। तो बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान क्या है और वास्तविक कटान क्या है हमने आपको आगे बताया ही है। दूसरी बात क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। देख ही लो तुम वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना है कि नहीं। देखो इधर हेड ऊपर की ओर है और ये जो फिगर है A डैश B डैश, इधर हेड कहाँ है? नीचे की ओर है, यानी कि उल्टा है कि नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। देख लीजिए, इधर की हेड है वस्तु का, तो जो फिगर है उसका भी हेड ऊपर की ओर ही है, तो ये सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। इसके बाद दूसरा अंतर आप लोगों ने देख लिया। तीसरा अंतर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। कैसे सर? पर्दा पर उतारने का क्या मतलब हुआ? तो पर्दा पर उतारने का मतलब है, आपने प्रोजेक्टर का नाम जरूर सुना होगा, और पहले जो सिनेमा हॉल हुआ करती थी वो प्रोजेक्टर से ही चलती थी, और अभी भी प्रोजेक्टर से ही चलती है। ठीक, तो आप जो पर्दा पर देख पा रहे हैं वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा चीज याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देख ही लो आप, यहाँ पर है ये दर्पण है, ये MN क्या है? दर्पण है, एंड ये है दर्पण का सामने वाला भाग, और ये है दर्पण के पीछे वाला भाग। तो जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। वस्तु इधर रखेंगे तो फिगर इधर बनेगा, यानी कि उसके पीछे बनेगा। लेकिन जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है ना भाई साहब, उसका जो फिगर है आप देख लो, जहाँ पे आप वस्तु देखो, अगर ये MN क्या है? दर्पण है। MN क्या है? दर्पण है। MN जो दर्पण है तो हो क्या रहा है? MN दर्पण। देख पा रहे हैं कि वस्तु हमने रखा है यहाँ पे, तो इसका फिगर भी उसी ओर बन रहा है। जिस ओर आपने वस्तु रखा उसी ओर फिगर बना, यानी कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये 4 अंतर आप लोगों ने जरूर जो है सीखा होगा, समझा होगा। आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज हम लोग सीखे भी हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।